अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जिसको हम जो है मजे से क्लियर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। और अब एनसीईआरटी के वो सारे टॉपिक्स को मैं बताने वाला हूं जो चैप्टर नंबर 3 को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी खोल लो और इस एनसीईआरटी को देखना चालू करो। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पहले पॉइंट पे। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन से बोले तो तुमने 6th क्लास में पढ़ी, 7th में पढ़ी, 8th में पढ़ी, 9th में पढ़ी और 10th में दोबारा तुमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। क्वेश्चन पूछने वाला है कहां से? एक्सेप्शन से। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रख लेना। ये शाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटल क्लस्टर, ये सब चीजें जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि नेम सम मेटल्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल आएगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब उसमें देखो, बेस्ट कंडक्टर मतलब तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पढ़नी है। या तो तुम्हें बेस्ट कंडक्टर मिलना है, ढूंढना है। ठीक है, या फिर उस मतलब उस सेगमेंट में बेस्ट क्या है। अगर सपोज करो लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट किस्म होती है। या तो तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना है, या फिर उसका एक्सेप्शन कौन है उस चीज को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन मैंने मार्क कर दिए। लीड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ एक नॉन मेटल में लिखा है कि नॉन मेटल्स आइदर अकर इन द सॉलिड और गैसियस फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ऐसा नॉन मेटल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली एक्सेप्शन को मार्क किया गया है। प्रॉपर्टीज को नहीं भी पढ़ोगे एक बार तो कोई लोड नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्शन मिस कर दिए तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। ठीक है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन एक्सेप्शंस पे बनने के चांसेस ज्यादा है। मैं यहाँ पे चांसेस ही बोलूंगा, यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं दूंगा कि ये बनेगा, लेकिन चांसेस इज वेरी हाई। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शंस क्या है, कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, इसके अलावा गैलियम और सीजियम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। इसके बाद आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म में मिलता है, एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली अकर्ड, पहली चीज। दूसरी, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एज अ इलेक्ट्रोड्स इन सो मेनी अप्लायंसेस। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में। और ऐसे अल्कली मेटल्स लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक है, ये तीनों जो है इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कटेड विद नाइफ, और इनकी जो होती है लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट को मत भूलना। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। केमिकल प्रॉपर्टी पे तुरंत देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात है उसको ऑक्साइड बनाया जाएगा, उसको मतलब उसको जलाया जाएगा, उसकी हाइड्रोजन से मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाएगी H2O से। और तीसरा जो है क्या नाम से मेटल्स की नॉन मेटल से रिएक्शन, या फिर किसी भी मेटेलिक सॉल्ट से रिएक्शन, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बता दिया कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल दे दिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिवली चलता है। इस साल पूछ लिया तो अगले साल नहीं पूछेगा, अगले साल पूछ लिया तो इस साल नहीं पूछेगा, और कई साल ऐसा हुआ है कि दो दो तीन तीन साल तक रिपीट हुआ है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर मतलब घुमा फिरा के एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को मत छोड़ना। यहाँ पे एक चीज बताई है मैंने, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज, और जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट को डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो पैराग्राफ है इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर वही बताया गया है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, ओपन में नहीं रखा जाता, उसके ऊपर पैराफिन की कोटिंग होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, तो सब तुम्हें यहाँ पैराग्राफ को पढ़ने पे मिल जाएगा। एक पॉइंट जो आगे काम आएगा, आगे भी मैंने पॉइंट आउट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे भी देख लो कि एनोडाइजिंग जो है हमेशा किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। गैल्वेनाइजेशन जो है वो किसका होता है? जिंक का होता है। ये हमें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर देखना है। ठीक है, अब सेकंड चीज है कि वाटर के साथ रिएक्शन। अच्छा, इन केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करने का एक इतना सिंपल सा तरीका मैं आगे तुमसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी पहले केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो कि यहाँ पे जो है ये पूरी एक्टिविटी जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमें मेटल्स की रिएक्शन बता रहे हैं, किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, तो मेटल की रिएक्शन जो है वाटर के साथ होगी तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, और फर्दर उसकी रिएक्शन होगी तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं।
फ्लोटिंग मेटल्स के बारे में एक एक्टिविटी आती है, आगे भी तुम फ्लोटिंग मेटल्स के बारे में पढ़ोगे, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी तुमने देखा होगा कि जिंक ग्रैनुल्स जो थे वो ऊपर फ्लोट करने लग गए थे, क्योंकि उसके आसपास, किसी भी मेटल के आसपास हाइड्रोजन गैस के बबल्स चिपक जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो होती है लाइटर देन एयर होती है, हवा में रेड बुल पी के आती है, तो वो रेड बुल पीने की वजह से क्या होती है, दे गॉट अ विंग्स, ठीक है, और उस विंग्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, जस्ट जोकिंग, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वो भी यहाँ बता दिया कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कई बार मेटल्स को कंसंट्रेटेड एसिड के साथ भी रिएक्शन करानी होती है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया कि जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो है वो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, निट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन बैठता है तो अच्छे से बच्चों का दिमाग घूम जाता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। एक यहाँ पे पॉइंट मार्क किया गया है इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पे, और रिएक्टिविटी सीरीज को हम देखेंगे, जैसे वो तुमने देखा होगा एक एग्जांपल, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन की नेल डिप करी तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड हो जाता है, और आयरन नेल का कलर भी जो होता है चेंज हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है यहाँ बता दिए, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज को समझे। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, कविता ने कल महंगे आलू जानबूझकर फेंकने पर भी हर्ष कुमार होगा एग्रेसिव, और ठीक है, यहाँ पे ब्लू पॉइंट से मार्क कर दिया है कि कैसे इन सब चीजों को रिलेट करना है, कि NaCl इन सब चीजों को ध्यान रखना। रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो तुम वही बड़े दादा छोटे दादा को यूज करके क्या कर सकते हो, पूरी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस को समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे ही क्या होता है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे क्वेश्चंस को नहीं करना मैं जरूरी बोलूंगा, लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ना केमिस्ट्री में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है, ये जो चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इनमें आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है इसको समझने से तुम्हारे पास क्या होगा, आगे भी काम आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को तुम्हें याद करके जाना है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आएगा, जो H2Cl2O2, ठीक है, और N2, यही चार एलिमेंट्स के जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनेंगे, ये जो बना है ये आयनिक बॉन्डिंग से बना है, तो इसको डिफरेंशिएट तुम्हें करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को फोकस करके जाना, ठीक है। आगे बात समझ में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, वैसे तो मैं बोलूंगा कि 3 पार्ट्स है, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ लिया, दैट इज कोरोजन, ठीक है, लेकिन इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो 2 पार्ट्स क्या है बेटा, कि एक तो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिसे मेटलर्जी बोलते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर गंगू और ओर के बीच में डिफरेंस को ध्यान रखना कि व्हाट इज गैंग और व्हाट इज ओर, ठीक है, इस चीज को अगर डिफरेंस पता है तुम्हें तो यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन जो है, मतलब यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स बच सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे मेटल्स को कैटेगराइज किया गया है कंसंट्रेशन ऑफ और के हिसाब से, मेटल हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादातर कहां से पूछे जाएंगे, इस मीडियम रिएक्टिविटी से पूछे जाएंगे, और मीडियम रिएक्टिविटी में भी इस वाले पार्ट से पूछे जाएंगे जहां पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हो रही है, ठीक है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ लिख दिया है कि मेटल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पीछे स्किप करके आ चुका हूँ शायद तक, कि इनकी ओर्स के नाम याद रखना, ठीक है, आगे बात समझ में, इनकी ओर्स के नाम जो है थोड़े से ध्यान रखना, वो तुम्हें इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ओर्स के नाम ध्यान रखना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ओर्स के नाम पूछ ले, अगर तुम स्किप भी करके जा रहे हो तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए तो और के नाम याद रख के जरूर जाना। आगे बात समझ में, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, और ये जो तीन रिएक्शन दी गई है, इन तीन रिएक्शन को ध्यान रखते जाना, और कार्बोनेट की ओर और सल्फाइड की ओर दोनों के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मिक्स में पूछे या इंडिविजुअली पूछे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और वो हो सकता है कि थर्माइट रिएक्शन के साथ पूछे, ठीक है, हो सकता है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है आने की क्वेश्चन की, वो थर्ड, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना चैप्टर नंबर 3 में से, बड़े क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है, स्पेशली फ्रॉम द मेटलर्जी सेगमेंट,
ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन फ्रेम होता है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो थर्माइट प्रोसेस को भी थोड़ा सा ध्यान रखना और इस थर्माइट रिएक्शन को भी ध्यान रखना। आगे बात समझ में, ये थर्माइट रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में सिर्फ इतना सा याद रख लो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को पूरा नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनोड मड के बारे में ध्यान रखना कि प्योर मेटल कहाँ जमा होगा ये याद रखना, और इम्प्योर मेटल कहाँ जमा होगा इस चीज को ध्यान रखना। ये एनोड मड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये सब चीजें हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा फोकस में रख के जाना। कोरोजन में मैं तुम्हें ऐसा ज्यादा बड़ी कोई एडवाइस नहीं करूंगा, बस ये जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं इन पॉइंट्स को याद रख लो। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखने पे जो है तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया गैल्वेनाइजेशन जो होती है लेयर ऑफ जिंक होती है, अलॉइंग होता है, और क्या नाम से एनोडाइजिंग के बारे में मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। अलॉय फॉर्मेशन में यहाँ पे मैंने लिखा है कि अलॉय जो है कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, इसके बारे में मैंने तुम्हें यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, ये चैप्टर जो है तुम्हारा यहीं पे होता है फिनिश। और बस एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर तुमने ये सारा कर लिया, मेटल नॉन मेटल बिल्कुल क्लियर है, मेहनत तुम्हें करनी है, साथ में हम खड़े। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के लिए वेट।